गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। मैसेज दिख रहा है, मैं जरा एक बार वीडियो देख लूं कि वीडियो कैसा आ रहा है। यस, वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है और ऑडियो भी चेक कर ली। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम, सेशन 23। डेट क्या हो गया आज? डेट 9 नवंबर। सो 9 नवंबर सेशन 23, जिसमें पहले दो सेशन में तो हम इस सिलेबस को और इस तैयारी को समझ रहे थे, बाकी के सेशन में हमने अच्छा काम किया है। तो सेशन 23 जो बायोटेक्नोलॉजी का शायद पांचवा सेशन है, या हाँ पांचवा ही सेशन है। तो इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं, या ये चौथा सेशन है, आई विल हैव टू सी। उस डाउट में नहीं पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले एजेंडा हम लोग तय करते हैं कि आज की क्लास में, जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन 23 है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं, उसका हिंट तो हमें पिछली क्लास में लग गया था। और वो हिंट क्या था कि सबसे पहले हम लोग स्टेम सेल करेंगे। स्टेम सेल क्यों करेंगे, वो भी कहानी हमें पता है कि स्टेम सेल हम इसलिए करेंगे क्योंकि कल हमने जब थेराप्यूटिक क्लोनिंग की बात की थी, चिकित्सकीय क्लोनिंग की बात की थी, तो वहां पे हमने देखा था कि इस पूरे के पूरे क्लोनिंग का रीजन ही यही है कि इसके लिए मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, ट्रीटमेंट के पर्पसेस के लिए स्टेम सेल मिल सकें, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक लेवल पे समझेंगे कि स्टेम सेल क्या होते हैं और स्टेम सेल को लेकर के इतनी उत्सुकता, इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, और स्टेम सेल ने अभी तक क्या क्या हमें हासिल करके दिया है, आने वाले वक्त में स्टेम सेल की पॉसिबिलिटीज और क्या क्या हैं। इसके बाद स्टेम सेल के बाद हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी, क्योंकि जीन थेरेपी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की है और उनको अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जीन थेरेपी के कुछ टेक्निक्स में हम स्टेम सेल को यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक में हम थेराप्यूटिक क्लोनिंग को यूज़ करते हुए स्टेम सेल लेते हैं और उससे हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जीन थेरेपी। टाइम मिला तब हम क्रिस्पर करेंगे, टाइम नहीं मिला तो क्रिस्पर सहित बाकी टेक्नोलॉजीज को हम लोग कल वाइंड अप कर रहे होंगे। कल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कैलेंडर मैंने देखा है, तो दिवाली के पहले की कल हमारी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम लोग दिवाली के लिए 3 दिनों के ब्रेक पे जाएंगे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो फिर ट्यूसडे से हम लोग काम पे लगेंगे, और ट्यूसडे से जब काम पे लगेंगे तो बड़े आराम से इस महीने के आखिर तक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फिनिश कर लेंगे। याद रखिएगा कि अब एक ही मेजर टॉपिक बचेगा बायोटेक्नोलॉजी के करने के बाद, और वो मेजर टेक्नोलॉजी है, वो है आईटी। और आईटी के साथ ही ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी वगैरह करते करते उसी में हम ड्राइवरलेस कार वगैरह जोड़ करके जित तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आराम से करते हुए इस महीने के आखिर तक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वाइंड अप भी कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग टचवुड बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं, और अगर यही मोमेंटम रहा तो शायद एक दिन हाथ में रखते हुए हम लोग फिनिश कर लें। और वो अगर हाथ में रखते हैं तो उस दिन हम लोग थोड़ी आगे की रिवीजन स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग के लिए किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, खासतौर पर साइंस टेक में, और अपने साइंस टेक के कवरेज को आने वाले वक्त में हम अपडेट कैसे रखेंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग अगर 1-2 दिन बचा पाए लास्ट में तो उन सेशंस में हम लोग करेंगे, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन और साथ ही साथ आगे की रिवीजन और राइटिंग की स्ट्रेटजी भी हमारी क्लियर हो जाए। तो एक तो वो करेंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होनी बंद हो जाएंगी क्योंकि मैंने अपना क्लास कंक्लूड कर लिया है, ऐसा तो नहीं होने वाला। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी कंपनीज मानने वाली नहीं है। तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे और ये सब चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो हम भी चलते रहेंगे, हम भी काम करते रहेंगे। और पीटी के पहले एक छोटा सा सेशन, तकरीबन 6, 7, 8 क्लासेस का हम रखेंगे, सारे बैचेस को कंबाइन करके, और बाइलिंगुअल तरीके से उसमें हम करंट अपडेट्स को कवर कर लेंगे। नोट्स दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। एक्सप्लेनेशन इन्हीं इन्हीं पैटर्न पे रहेगा, तो वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी की हमारी योजना है कि हम लोग इस तरह से इसको लेकर के चलेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे सेशन नंबर 23 को। और मुझे जो है
ये लेक्चर शब्द से थोड़ी आपत्ति रहती है कि ये लेक्चर जो है ना, लगता है कि जैसे मैं आ करके आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर देना, आप लोग बड़े स्टूडेंट हैं और जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, बस कभी कभी मैसेज में खो जाते हैं, अदरवाइज आप लोग बड़े और जिम्मेदार स्टूडेंट हैं। तो लेक्चर नहीं, इसको सेशन कहना चाहिए, जहाँ पर हम और आप मिल करके काम कर रहे हैं। टॉपिक मैं तय करता हूँ, लेकिन कॉन्वर्सेशन में आप लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस हमारे सेशन 23 में हम लोग हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थीम के साथ ही कायम हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के थीम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेम सेल्स, उसके बाद देखेंगे जीन थेरेपी। कोशिश रहेगी कि हम लोग क्रिस्पर भी आज ही कर लें। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो हमारे सारे मेजर टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्टेम सेल पे। स्टेम सेल पर जब नई नई बातें होनी शुरू हुई थी साइंटिफिक वर्ल्ड में, खासतौर पे हमारे कंट्री में, तो स्टेम सेल को लेकर के कई तरह की हिंदी टर्मिनोलॉजी पेश की गई। अधिकतर टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टेम सेल के कह लो कि एसेंस को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्टेम सेल का एसेंस ये है कि एक ऐसी सेल जो अपनी संख्या को मेंटेन रखते हुए नई सेल्स को जन्म दे। एक ऐसी सेल जो अपनी संख्या को मेंटेन रखते हुए, मान लो कि अगर 200 ऐसी सेल्स हैं, तो 200 की संख्या को बहाल रखते हुए वो और भी नई कोशिकाओं को जन्म दे, उनको हम स्टेम सेल कहेंगे। तो स्टेम सेल को जब कई लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, पता नहीं खुद से किया या फिर गूगल से कराया, जैसे भी ट्रांसलेट किया, वहां उन लोगों ने रंभ कोशिका का इस्तेमाल किया। तो ये जो स्टेम है वो प्लांट बायोलॉजी के स्टेम से उन लोगों ने जोड़ लिया कि पेड़ के तने को हम रंभ कहते हैं। तो इस तरह से स्टेम पेड़ का तना, तो स्टेम सेल रंभ कोशिकाएं। तो वो उस पूरे को कैप्चर ही नहीं कर पाता। यहाँ पर हम स्टेम को एक वर्ब के रूप में ले रहे हैं, तना के रूप में नहीं ले रहे हैं, एक नाउन के रूप में नहीं ले रहे। वर्ब का मतलब होता है कि जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप कई जगह देखेंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टेम्स फ्रॉम द लैक ऑफ स्किल्स, कि कौशल की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कमी का जन्म होता है। तो वहां पर स्टेम जो है एक वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है कि उत्पत्ति हो रही है वहां से। चूंकि कौशल की कमी है या शिक्षा की कमी है, उसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो स्टेम फ्रॉम एक वर्ब का एक्सप्रेशन है, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो वहां से बात आती है स्टेम सेल की, कि अदर सेल्स स्टेम फ्रॉम द स्टेम सेल्स, कि दूसरी कोशिकाएं स्टेम सेल से उत्पन्न होती हैं। तो कुछ किताबों ने, कुछ साइंटिफिक बुक्स ने भी, विज्ञान प्रगति जैसी हिंदी की पत्रिका ने भी मूल कोशिका लिखना शुरू किया कि ये मूल कोशिका है, इससे और कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मूल कोशिकाएं, ये जो शब्द है, ये भी धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी के बाहर चली गई। तो अब मूल कोशिका शब्द का भी इस्तेमाल मैं होते हुए नहीं देख रहा हूं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि पीआईबी पे योजना, जो दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन है, यहाँ पे अब स्टेम सेल ही या स्टेम कोशिका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हिंदी में हम लोग इसको स्टेम कोशिका ही कहने जा रहे हैं। स्टेम कोशिका, स्टेम सेल्स। Stem cells are special cells in animal bodies which give rise to new cells while maintaining their own numbers. While maintaining their own
नंबर्स। हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। जंतुओं में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जंतुओं में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो अपनी संख्या को बनाए रखते हुए जो अपनी संख्या को बनाए रखते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, जो अपनी संख्या को बनाए रखते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। रिपीट कर रहा हूं, जंतु शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो अपनी संख्या को बनाए रखते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिका का नाम देते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। और जैसे मैंने यहाँ पर दो मेन चीजों को अंडरलाइन किया है और नंबर दी है, ऐसे ही आपने हिंदी में भी ये दो मेन चीजों को अंडरलाइन और नंबर देना है। अपनी संख्या को बनाए रखते हुए उसको नंबर 1 देंगे आप, और नंबर 2 आप क्या देंगे? नंबर 2 देंगे नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। इस तरह से स्टेम सेल को हम देखते हैं। तो स्टेम सेल अपनी संख्या को कैसे बनाए रखते हैं और नई कोशिकाओं को जन्म कैसे देते हैं? तो अगर ये एक स्टेम सेल है, तो ये जब स्टेम सेल डिवाइड करेगा तो इससे बनेंगी दो कोशिकाएं। अब ये वाली कोशिका थोड़ा और डिवाइड कर सकती है या डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकती है। इसके पहले कि आप पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोई भी कोशिका एक समय आने के बाद किसी कार्य विशेष के लिए वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। जैसे हमारे लिवर के सेल कुछ खास काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, वो सारा काम नहीं करते। इसी तरह से हमारे स्किन के सेल कुछ खास काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग सेल अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो जब एक सेल किसी कार्य विशेष के लिए अपने आप को स्ट्रक्चर के लेवल पे और फंक्शन के लेवल पे स्पेशलाइज करता है, तो उस स्पेशलाइजेशन को एक्वायर करने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि इस तरह से ये सेल अपने आप को दूसरों से भिन्न बना रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो जब स्टेम सेल से दो कोशिकाएं आती हैं, तो एक कोशिका हो सकता है कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए एक आध बार डिवाइड करे। इन सेल्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, कि स्टेम सेल से उत्पन्न डेरिवेटिव कोशिकाएं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार डिवाइड नहीं करती, और उसके बाद जो है ये अपने लोकेशन के हिसाब से किसी विशेष प्रकार की कोशिका में ये स्पेशलाइज कर जाती हैं। इस तरह की कोशिकाएं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के की जो सरफेस है वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट होने के बाद आराम से एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि जब एक तरफ फिंगर की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये बेहतर एब्जॉर्ब कर पाता है। और जरूरी नहीं है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ही सेल बने, ये मुमकिन है कि ये मसल सेल बन जाए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं और इस तरह की हो सकती है स्ट्रक्चर। ये हो सकता है कि ये हमारा नर्व सेल बन जाए। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे है और किस तरह के इसको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर स्टेम सेल है, और इसके पहले कि आप मुझसे पूछे कि क्या ये बनाना है, इसका उत्तर है हाँ, ये बनाना है। तो जैसे ये स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल की दो डॉटर सेल, एक सेल डिवाइड करेगी तो उसकी दो डॉटर सेल होंगी। तो एक डॉटर सेल किस रास्ते निकल पड़ता है? एक डॉटर सेल निकल पड़ता है उस रास्ते जहाँ पे ये डेरिवेटिव्स बनाता है पहले कुछ डिविजन्स के जरिए, और उसके बाद
यहां से प्रोसेस शुरू होती है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है संरचनात्मक और फंक्शनल, क्रियात्मक विशेषज्ञता ये हासिल करते हैं। विशेषज्ञता से मतलब है स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया एक सेल का। दूसरी वाली सेल क्या करती हैं? कुछ नहीं, दूसरी वाली सेल उस स्टेम सेल की जगह ले लेती हैं जिसके डिवीजन से दो सेल बने थे। तो इस तरह से स्टेम सेल की अपनी संख्या बची रहती है। एक स्टेम सेल डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड होने के बाद जो दो सेल हुए उसमें से एक सेल उस स्टेम सेल की जगह ले लेता है जिसके डिवीजन से ये दोनों कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। और जो दूसरे वाला सेल है वो थोड़ा और डिवाइड करेगा, डेरिवेटिव्स बनाएगा, लेकिन अंततः ये डेरिवेटिव स्पेशलाइज होकर के हमारे बॉडी के डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को जन्म देती हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में नए सेल्स की उत्पत्ति होती रहती है और ये सेल स्पेशलाइज होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो सेल की ज़रूरत होती है उस सेल की ज़रूरत को पूरी करते हैं। अब सवाल उठता है कि सेल की ज़रूरत पड़ती क्यों है? स्टेम सेल की ज़रूरत ही आपको क्यों पड़े भला? तो स्टेम सेल की ज़रूरत आपको तीन पर्पसेस के लिए पड़ती हैं, लेकिन उसके पहले ये ड्राइंग को पूरा करिए। हम एक बार स्क्रीन के सामने से हट जा रहे हैं ताकि आप इस ड्राइंग को अच्छे से पूरा कर लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फातिमा कह रही है सर एग्जाम में बनाना पड़ेगा। इसी तरह से एग्जामिनर हमसे आके पूछेगा सर फातिमा को स्कोर देना पड़ेगा क्या, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सो आप कभी ये मत सोचिए, ये माइंडसेट से निकलिए कि कम से कम करके यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम, जो कुछ है झोंक दो ना इसमें, बचा के क्या करोगे उस एनर्जी का, है ना? ये मैं नई बीमारी देखता हूं बच्चों में। ठीक है, कुछ भी दे दो काम का, कुछ भी दे दो जिसमें इतना सा एक्स्ट्रा मेहनत लगा, सर ये बनाना पड़ेगा, सर ये याद करना पड़ेगा। आपको पता है कि एग्जामिनर भी ऐसा ही सोचता है, इसको मार्क्स देना पड़ेगा। तो उस समय आपका पूरा साल इन चंद छोटी छोटी चीजों पर निर्भर कर रहा होता है। हम तो डिसाइड नहीं करते, हम ऐसे सोचते नहीं हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एग्जामिनर आपके सामने फेस टू फेस नहीं बैठा है, एग्जामिनर के सामने आपका आंसर आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब आप पे तय होता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कितना अच्छा है कि वो एग्जामिनर से मार्क्स निकाल के आ जाए। ये एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, इसको सिलेक्शन समझने की गलती भी मत करना, ये रिजेक्शन प्रोसेस है। आपने इतना बहाना दिया, आप रिजेक्ट हो गए। आपको सारे बहाने खत्म करने होंगे जो एग्जामिनर के जहन में चल रहे होंगे, ताकि उनके पास कोई बहाना नहीं हो आपको रिजेक्ट करने का। तो इस माइंडसेट के साथ काम कीजिए और इस क्लास में मत पूछेगा कि इसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो वो मैं नहीं कराऊंगा, सीधी सी बात है। मैं कोचिंग दे रहा हूं, आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं बना रहा हूं कि आप दुनिया की किसी बड़े बायोटेक्नोलॉजी फर्म में जाकर के जॉब करने लग जाएंगे। उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करनी होती है, बीटेक करनी होती है 4 साल की, एमटेक करनी होती है 2 साल की। कई लोग पीएचडी करके तब जाते हैं इस इंडस्ट्री में। तो ये बस इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट से एकदम से निकल जाइए, इस क्लास में हम दोबारा देखना नहीं चाहते इस सवाल को। तो चलो, ये हो गया। अब सवाल उठता है कि इन सेल्स की जरूरत क्या है हमारे बॉडी में, या फॉर दैट मैटर स्टेम सेल की जरूरत क्या है। ठीक है, स्टेम सेल्स की आवश्यकता क्यों है? व्हाई डू वी नीड स्टेम सेल, नीड ऑफ स्टेम सेल्स? तीन पर्पसेस हैं जी, तीन उद्देश्य हैं। पहला,
ग्रोथ, भ्रूण एवं शरीर का विकास, मीन्स ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, फीटस एंड जन्म के बाद की बॉडी। ये पहला पर्पस है। जो दूसरा पर्पस है इसका वो है रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत, ठीक है। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं टिश्यू टर्न ओवर। टिश्यू टर्नओवर की सही हिंदी होती है कोशिकीय नवीकरण। टिश्यू टर्नओवर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, शायद थोड़ा सा लिखना भी जरूरी होगा। बाकी चीजें सेल्फ एविडेंट हैं, खुद से क्लियर हैं, तो वहां पे कुछ और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आपको पता है कि राइट फ्रॉम जायगॉट हर स्टेज पे ग्रोथ हो रही है, हर स्टेज पे साइज बढ़ रहा है, ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, और ऑर्गन्स जन्म के बाद उनका इलेबोरेशन होता है, उनका साइज बढ़ता है, और फिर टीनेज के पास आते आते कोई भी, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति उस शेप और साइज में पहुंच जाता है जिस शेप और साइज को वो अपने पूरे जीवन मेंटेन करने वाला है। तो ये जो मोटा मोटा हिसाब है वो है विकास का। विकास के लिए आपको नई कोशिकाएं चाहिए। वो नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं? तो स्टेम सेल से आती हैं। अब सवाल उठता है दूसरे का, रिपेयर। तो कई बार बीमारी की वजह से, कई बार किसी चोट लगने के कारण से, किसी न किसी वजह से बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा कई बार डैमेज हो जाता है। तो उस डैमेज हिस्से की भरपाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए आपको नए सेल्स चाहिए होते हैं। और वो नए सेल, जैसे आज कोई छोटा सा जख्म हुआ, आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद नामो निशान नहीं रहता कि वो जख्म कहाँ हुआ था। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि नई कोशिकाओं ने आकर के उस जख्म को भर दिया, हील कर दिया, और अब आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ वो जख्म हुआ था। तो स्टेम सेल्स वहां भी चाहिए। अब सवाल उठता है ये कोशिकीय नवीकरण क्या है, या टिश्यू टर्नओवर क्या है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं जहां पर पुरानी कोशिकाएं नियम पूर्वक, वो उनका डेथ हो रहा होता है और उनकी जगह पे नई सेल्स बनती रहती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, उनकी लाइफ टाइम 8 से 10 वीक की होती है। हर 8 से 10 वीक के बाद रेड ब्लड सेल जो पुराने वाले हैं, उन सारे लॉट की डेथ हो जाती है और उनकी जगह पे बिल्कुल नए वाले रेड ब्लड सेल आ जाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में रोज ही मिलियंस की संख्या में रेड ब्लड सेल की डेथ हो रही होती है और मिलियन की संख्या में रेड ब्लड सेल का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए ये पता नहीं चलता, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल आज से 8-9 हफ्ते पहले बने थे वो आज डाई कर रहे होंगे, और आज भी नए रेड ब्लड सेल की उत्पत्ति हो रही होगी। तो इस तरह से वो रेड ब्लड सेल का एक बैलेंस बना होता है। इसी तरह से आपके स्किन पे रोज बड़े सारे डेड सेल्स बनते रहते हैं और उनकी जगह पे नए सेल आते रहते हैं। आपके इंटेस्टाइन की जो अंदर की सरफेस की जो सेल होती है जिसको एपिथेलियम कहते हैं, वो भी रोज हम खाते हैं, रोज डाइजेशन होता है, रोज एसिड और दूसरे एंजाइम से उनको वाबस्ता होना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो भी सेल्स डैमेज होती हैं। तो हर कुछ दिन पर इन सेल्स की डेथ होती है और उनकी जगह पे नए सेल बनते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं टिश्यू टर्न ओवर, कि किसी भी टिश्यू में कोशिकीय नवीकरण, पुरानी कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाओं को लाना, पुरानी कोशिकाओं की मृत्यु और नई कोशिकाओं को उनकी जगह पर स्थापित किया जाता है। तो ये है टिश्यू रिन्यूअल या टिश्यू
टर्नओवर। इन तीनों ही पर्पसेस के लिए हमें स्टेम सेल की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं कि स्टेम सेल कहाँ पर पाए जाते हैं, किन एनिमल ग्रुप्स में पाए जाते हैं, स्टेम सेल की बात करते हैं। ठीक है, एक बार आपके क्वेश्चंस को देख लें। चलो, अब हम आ जाओ, अभी आरबीसी की उत्पत्ति कैसे होती है, डब्ल्यूसीबीसी की उत्पत्ति कैसे होती है, आप अपनी बायो की बुक में देखें, साइंस एंड टेक की क्लास में जनरल बायोलॉजी नहीं हो सकती। ठीक है, अब आइए स्टेम सेल पर, और स्टेम सेल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस का स्वागत है। ठीक है, स्टेम सेल्स के सोर्सेस। ठीक है, स्टेम सेल्स के जो सोर्सेज होते हैं, कुछ होते हैं प्री बर्थ, मतलब जन्म के पहले, और ये काफी रिच सोर्सेज होते हैं। ये काफी समृद्ध स्रोत होते हैं। समृद्ध स्रोत का मतलब है कि यहाँ पर स्टेम सेल काफी बड़ी अनुपात में, काफी बड़े अनुपात में पाए जाते हैं। और इन स्टेम सेल्स, ठीक है, इन स्टेम सेल्स को अगर आप ऐसे देखें तो ये स्टेम सेल जो हैं वो आराम से लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या में इन स्टेम सेल को लिया जाए तो डेफिनेटली नुकसान उस बच्चे का होगा, इसलिए इसको किया नहीं जाता। ठीक है, तो रिच सोर्सेज हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की एक खास अवस्था होती है जिस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये एक ब्लास्टुला मैं बना रहा हूँ। तो ये ब्लास्टुला की अवस्था में एक बाहर की तरफ सेल्स की लेयर होती है और एक अंदर एक सेल का मास होता है। अगर आप देखें तो अंदर एक सेल का मास है जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। ये स्टेम सेल का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर आप देखते हैं फीटस। ठीक है, फीटस का मतलब होता है जन्म पूर्व बच्चा। ठीक है, तो एम्ब्रियो में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन नहीं बना होता है, लेकिन जब हम फीटस की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गन्स बन गए होते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप गर्भस्थ शिशु के लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि बच्चे का हेड बना हुआ है, बच्चे के यूं हाथ बने हुए रहते हैं। ठीक है, और बच्चे का यूं लेग भी बना रहता है। ठीक है, और ये बच्चा जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, ये अपने माँ के बॉडी के साथ कनेक्टेड भी होता है बच्चा। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा फीटस का लेवल। ठीक है, फीटस का मतलब है गर्भस्थ शिशु। सो फीटस के कई भाग हैं। ठीक है, फीटस में भी बहुत ही बड़ी मात्रा में आप देखते हैं कि स्टेम सेल होते हैं। और फिर हम आते हैं जन्म के समय स्टेम सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स पर, जहां से स्टेम सेल को कलेक्ट करके अब बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल में और विदेश में कुछ पहले से स्टेम सेल बैंक बनाए जा रहे हैं। और वो क्या है, जब बच्चे के जन्म के समय अम्बिलिकल कॉर्ड को, नाभि रज्जु को काटा जाता है और जो ब्लड रिलीज होती है, उस ब्लड में भी काफी अच्छी क्वांटिटी में स्टेम सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्री बर्थ हो गया। दूसरा है एट द टाइम ऑफ बर्थ।
ठीक है, ये सब डायग्राम आपको बनाने नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल विद इनर सेल मास। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीटस के कई भाग, ठीक है ना। उसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना ऐसे, तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। और वाकई उसके लिए सर्जिकल कैंची ही होती है, और कोई तरीका नहीं है। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड को जब आप काटते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ये भी स्टेम सेल के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। और इन पर आधारित स्टेम सेल बैंक इंडिया के तमाम बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में एस्टैब्लिश किए जाते हैं। इन स्टेम सेल्स को क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि लगभग लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर के लेवल पर इनको लगभग 20 साल तक प्रिजर्व किया जा सकता है। उसका फायदा ये होता है कि अगले 20 साल तक न सिर्फ बच्चे को, बल्कि यहाँ तक कि अगर बच्चे के माँ बाप को भी ज़रूरत पड़ती है स्टेम सेल की, तो चूंकि ये अपने बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है, तो यहाँ से लिए गए स्टेम सेल का एक्सेप्टेंस जो है वो माँ बाप के शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है बनिस्बत कि किसी और सोर्स से लिए हुए स्टेम सेल का। तो ये स्टेम सेल ना सिर्फ उस बच्चे के पहले 20 साल में अगर कभी किसी रीजन से स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है तो उस स्टेम सेल की ज़रूरत को पूरी करता है, बल्कि ये उस दौरान 20 साल के दौरान अगर माँ या पिता को किसी वजह से स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेम सेल की भी ये पूर्ति करता है। तो स्टेम सेल बैंक इसी का नाम है, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड हो गया। आप इसके नीचे थोड़ा सा क्लास नोट लिख लें। इसके नीचे आप क्लास नोट लिखें। इस प्रकार से प्राप्त किए गए ब्लड से, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे एक ही साथ लिख लें, ये बस 2 लाइन है, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त किए गए ब्लड से निकाले गए स्टेम सेल, इस प्रकार से प्राप्त किए गए ब्लड से निकाले गए स्टेम सेल लगभग 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक अत्यधिक कम तापमान पर भंडारित किए जा सकते हैं, अत्यधिक कम तापमान पर भंडारित किए जा सकते हैं। स्टेम सेल्स obtained this way can be stored. Stem cells obtained this way can be stored for up to 20 years, for up to 20 years under extremely low temperature, under extremely low temperature. इसे स्टेम सेल बैंक कहा जाता है, इसे स्टेम सेल बैंक कहा जाता है। इट इज नोन एज स्टेम सेल बैंक, इट इज नोन एज स्टेम सेल बैंक। यहां से बच्चे तथा उसके माता पिता के लिए भी, यहाँ से बच्चे तथा उसके माता पिता के लिए भी अगले 20 वर्षों तक, अगले 20 वर्षों तक स्टेम सेल उपलब्ध कराया जा सकता है, स्टेम सेल उपलब्ध कराया जा सकता है।
From here, stem cells can be made available. From here, the stem cells can be made available not only for the child, but also for the parents, but also for the parents for a period of about 20 years. For a period of about 20 years. चलो, ये हो गई बात, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ हो गई। अब हम आते हैं अडल्ट बॉडी। अडल्ट बॉडी में स्टेम सेल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। अडल्ट बॉडी को अगले पे करते हैं, अडल्ट बॉडी, अगला वाला, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट, adult body as a stem cell source. यहां पर क्या होता है कि स्टेम सेल्स जो हैं कम मात्रा में उनकी पुनर्जनन क्षमता भी कम हो चुकी होती है, जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिव कैपेसिटी, वो कम हो चुकी होती है, और कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं, राइट। सो they are present in less quantity, they are also having less regenerative capacity, and they are present only in some parts, not in all the parts, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए अडल्ट बॉडी से स्टेम सेल्स को निकालना और उनको यूज करना इज अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। ये एक जटिल प्रोसेस होता है जिसमें हम अडल्ट बॉडी से चिकित्सकीय इस्तेमाल के लिए स्टेम सेल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए, ठीक है। जयप्रकाश पूछते हैं, सर आज तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अपनी बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। सर आज आप नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं, आज मैं काम पे फोकस्ड हूँ, ठीक है। इधर उधर की बात कम हो रही है। तो चलो अब आगे लिखो। अडल्ट बॉडी से स्टेम सेल प्राप्त करना और चिकित्सकीय उद्देश्यों से उसका इस्तेमाल करना, और चिकित्सकीय उद्देश्यों से उसका इस्तेमाल करना जटिल होता है, जटिल होता है। जटिल होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए। ऑब्टेनिंग stem cells from adult body, obtaining stem cells from adult body, and using it for therapeutic purposes, and using it for therapeutic purposes.
is a complicated process. Is a complicated process. Is a complicated process. ठीक है, तो ये तीन हमारे मेजर सोर्सेज हो गए स्टेम सेल के। ठीक है, तो अभी तक में हमने क्या क्या सीख लिया? काफी कुछ। स्टेम सेल क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा कि स्टेम सेल के मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर हमने सीखा कि स्टेम सेल का बॉडी में पर्पस ही क्या है। फिर हमने सीखा कि स्टेम सेल के सोर्सेज क्या है। अब हम बेसिकली देखने जा रहे हैं स्टेम सेल के टाइप और स्टेम सेल के एप्लीकेशन, और इस तरह से स्टेम सेल का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो अगले 1-2 मिनट तक आप पूछ लें। जयप्रकाश कह रहे हैं मैं भी ठीक हूं। सर, स्टेम सेल और नॉर्मल सेल में क्या अंतर है? स्टेम सेल और नॉर्मल सेल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि नॉर्मल सेल मोस्टली डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनमें डिवीजन की क्षमता एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है, जबकि स्टेम सेल की खासियत ही यही होती है कि वो डिफरेंशिएट करते हैं। और आपके क्वेश्चंस देख लूं। फीटस क्या है? फीटस के बारे में मैंने बताया ना कि फीटस का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु। सो दैट इज फीटस। ठीक है, अडल्ट बॉडी में कहाँ पाया जाता है? मैं भी आ ही रहा हूं उस पर। तो अडल्ट बॉडी में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है बोन मैरो। ठीक है, और दूसरा एक सोर्स है स्किन एंड, चलो ऑडियो आ गई? ऑडियो आ गई आप लोगों की? यस। अब वीडियो भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रही है। ऑडियो एक बार देख लूं कि ये क्लियर है या नहीं। बस एक बार मैं ऑडियो को टेस्ट कर रहा हूं कि ऑडियो क्लियर है या नहीं, और उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। यस, साउंड क्लियर है। तो अब इसको हटा दिया जाए यहाँ पे। आप लोग वेट कर रहे थे, 99% लोग शांति से वेट कर रहे थे, 1% लोग थोड़ा बेचैन हो रहे थे। लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि पढ़ाई के लिए ही तो बेचैन हो रहे थे ना, तो वो देख करके मुझे अच्छा ही लगा। ओके, तो चलो, तो जब हम स्टेम सेल के टाइप की बात करते हैं, आपके सारे मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, बोन मैरो से आगे बताएं। ठीक है, तो बोन मैरो के बारे में बस इतना कह रहे थे कि बोन मैरो बेसिकली हमारे बोन्स के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, और बोन के अंदर वो जो टिश्यू पाया जाता है जिसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड के तमाम तरीके के सेल बनते हैं। उस बोन मैरो में बाकी बहुत तरह के दूसरे टिश्यू भी होते हैं, लेकिन उसमें बोन के मैरो के अंदर ब्लड के स्टेम सेल्स भी होते हैं, और ब्लड के स्टेम सेल्स की वजह से, ब्लड के स्टेम सेल्स की वजह से बोन मैरो से अलग अलग तरीके के ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे स्टेम सेल्स के टाइप की, और जब हम स्टेम सेल्स के टाइप की बात कर रहे थे, ठीक है, स्टेम सेल्स की टाइप की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टेम सेल की टाइप का डिसीजन होता है कि उसकी रीजेनरेटिव कैपेसिटी कितनी है। रीजेनरेटिव कैपेसिटी का मतलब है कि एक तरह के स्टेम सेल से और कितने तरह के स्टेम सेल बन पाएंगे। जो एकदम टॉप लेवल पे है वो टोटिपोटेंट है, जिससे कि तमाम तरह के
बॉडी के सेल्स बन जाएंगे, पूरी बॉडी बन जाएगी, लेकिन वो तो जाइगोट और जाइगोट से प्राप्त होने वाले जो शुरुआती कुछ सेल हैं वही रहेंगे। उसके बाद जो ग्रेड है वो है प्लूरीपोटेंट का, और प्लूरीपोटेंट भी बड़ा बेहतरीन है क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग सेल्स को बना सकता है। डॉक्टर्स का सपना होता है कि उनको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मिल जाए ताकि स्टेम सेल पर नीडेड कोई भी जो बीमारी है उसको वो कायदे से ट्रीट कर सकें। तो ये मामला हो गया प्लूरीपोटेंट का। और उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट अडल्ट बॉडी में बोन मैरो में पाए जाते हैं। मेनली उसका काम होता है ब्लड के सेल्स बनाना। कई तरह के सेल्स बनते हैं लेकिन वो एक ही सिस्टम से जुड़े हुए सेल्स हैं, और उनको मॉडिफाई करके उनसे कुछ दूसरे तरह के सेल्स लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी चूंकि बोन मैरो से स्टेम सेल निकालना थोड़ा आसान है और एम्ब्रियो में निकालने में जोखिम है, एथिकल दिक्कतें हैं, तो उसकी वजह से डॉक्टर आज की डेट पे किस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं? तो डॉक्टर ज़्यादा निर्भर करते हैं बोन मैरो के स्टेम सेल पे, जो कि होते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट के नीचे भी स्टेम सेल होते हैं। एक होता है ओलिगोपोटेंट की 1 2 3 4 तरह के सेल्स को बनाते हैं, जैसे हमारे स्किन का स्टेम सेल है, ठीक है। तो स्किन का जो स्टेम सेल है वो कुछ नहीं, स्किन के जो 3 4 अलग अलग सेल टाइप होते हैं वही बनाएगा। लीवर का स्टेम सेल है, लीवर का मेनली वो हेपेटोसाइट बनाता है। और उसके बाद आते हैं मोनोपोटेंट स्टेम सेल, जो मेडिसिनली चिकित्सकीय नजरिए से पूरी तरह से यूजलेस है। उससे बस एक ही तरह के स्पेशलाइज सेल बन सकते हैं। और उस तरह के जो स्टेम सेल होते हैं वो कुछ हमारे मसल में पाए गए हैं, कुछ हमारे ब्रेन में पाए गए हैं। तो हाँ, ये बड़ा जरूरी मामला है। अब ये आप समझ लीजिए कि अब साइंटिफिक रिसर्चेस हमको ये बताते हैं कि ब्रेन का स्टेम सेल होता है। पहले ये हम मान के चलते थे कि ब्रेन जो एक बार बन गया वो बन गया, ब्रेन अब दोबारा उससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। बट आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा और थोड़ी खुशी भी होगी कि हमारे लर्निंग एफर्ट से ब्रेन की स्ट्रक्चर बदलती है। और ये एक नोबेल प्राइज विनिंग वर्क भी है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और आप समझ जाएंगे कि ये क्या नोबेल प्राइज विनिंग वर्क था। और वो दिखाता है कि ब्रेन के अंदर स्टेम सेल होता है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि कैसे ये आपके तैयारी और आपके करियर ग्रोथ से ये जुड़ा हुआ है। तो एक कहानी सुन लेते हैं, जो कि कहानी नहीं हकीकत है। कहानियां तो मुझे आती नहीं है, लेकिन ये हकीकत भी कहानी से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक ग्रुप ऑफ न्यूरोबायोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं लंदन के टैक्सी ड्राइवर के अमेजिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन में, ठीक है। लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, अभी हम उबर वालों की बात नहीं कर रहे, और ओला तो है ही नहीं, ओला तो इंडियन कंपनी है और वहां नहीं है। और उबर की भी बात नहीं कर रहे। अभी कुछ वक्त से लंदन में उबर बंद था, ठीक है। अभी की हालत मुझे नहीं पता। बहरहाल, तो लंदन में अपना एक टैक्सी का सिस्टम है और बहुत जबरदस्त सिस्टम है। तो लंदन में टैक्सी का सिस्टम ऐसा है कि आपको टैक्सी चलाने का लाइसेंस तब दिया जाता है जब आप लंदन का डायरेक्शन टेस्ट भी पास कर लेते हैं, लंदन का मैप टेस्ट भी पास कर लेते हैं। आपकी ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राइविंग सेफ होनी चाहिए, उस पर आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन टैक्सी चलाने का लाइसेंस तब मिलता है जब पूरे लंदन और लंदन का जो ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया है उस पूरे के मैप के गली गली कूचे कूचे की आपको समझ हो। और कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, गली गली कूचे कूचे से मतलब भी मेरा गली गली कूचे कूचे का ही है। लंदन में ये बहुत आम बात है कि लोग बैठते हैं और वो ऐसे बोलेंगे 1410 हेमिंगवे स्ट्रीट, बस, कि हेमिंगवे स्ट्रीट पे जाना है और 1410 नंबर की प्रॉपर्टी पे जाना है, ठीक है। टैक्सी वाले से ये उम्मीद ही नहीं की जाती कि वो उसके बाद आपसे कुछ और पूछे कि कौन वाला हेमिंगवे स्ट्रीट, जो करोल बाग के पास है या लाजपत नगर के पास है। बहरहाल लंदन में कोई करोल बाग और लाजपत नगर नहीं है, लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे कौन वाला हेमिंगवे स्ट्रीट, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। और ये ट्रेनिंग उनको ऐसे दी जाती है कि कोई मैप कोई नेविगेशन नहीं काम कर रहा है, तुम पहुंचा सकते हो कि नहीं। अगर नहीं पहुंचा सकते तो टैक्सी चलाने का हक नहीं है। तो टैक्सी ड्राइवर के लाइसेंस के लिए लोग बाकायदा लंदन की सड़कों पर गाड़ी चला चला करके अपने आप को गली गली कूचे कूचे से अभ्यस्त करते हैं, मैप की स्टडी करते हैं।
और ये देखा गया है लंदन के जो लाइसेंस शुदा टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो लगभग 2 साल की तैयारी करते हैं तब जाकर के टेस्ट को क्लियर करते हैं, इतना टफ है। ओके, तो ये न्यूरोबायोलॉजिस्ट ये देखना चाह रहे थे कि इनका जो है ये सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना शानदार कैसे है। स्टडी हुई, ब्रेन का एमआरआई हुआ, और ब्रेन का एमआरआई हुआ तो दो तरह का एमआरआई हुआ, एक नॉर्मल एमआरआई हुआ और एक फंक्शनल एमआरआई हुआ। और नॉर्मल और फंक्शनल एमआरआई के दौरान ये बात समझ में आ गई कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस वो एरिया है जब हम किसी जगह के डायरेक्शन को ढूंढ रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस में काफी एक्टिविटी चल रही होती है। इमेजिन करो कि आप एक जंगल में हो और आप जंगल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हो, तो उस वक्त आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा जो काम कर रहा होगा वो हिपोकैम्पस काम कर रहा होगा। एक नए शहर में हो और आप लोगों से पूछ करके और किसी जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो पैदल, आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा हिपोकैम्पस काम कर रहा होगा। तो पहली बात तो न्यूरोबायोलॉजिस्ट को ये पता चली कि सेंस ऑफ नेविगेशन जो है, जो ब्रेन का जीपीएस है, वो हिपोकैम्पस है। दूसरी बात जो देख के वो दंग रह गए कि आम आदमी की तुलना में, मेरे और आपके कंपैरिजन में, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का जो हिपोकैम्पस है, जो नॉर्मल व्यक्ति का हिपोकैम्पस लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की मोटाई होती है, मात्र 2 से 3 मिलीमीटर की मोटाई होती है, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स के हिपोकैम्पस की मोटाई तकरीबन 8 से 9 मिलीमीटर की होती है। इसका मतलब है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा उनका हिपोकैम्पस डेवलप्ड होता है। कईयों के 10 और 11 मिलीमीटर की मोटाई देखी गई है। अब सवाल उठा कि क्या ऐसा है कि जो लोग लंदन में टैक्सी चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर पाते हैं वो पहले से जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, पहले से उनको एक शानदार हिपोकैम्पस मिला है जिसकी वजह से वो मैप वगैरह को एकदम आराम से याद कर लेते हैं, डायरेक्शन का सेंस अमेजिंग है और इसलिए उनको लाइसेंस मिलता है? या ये सच है कि उस अभ्यास के दौरान, जब वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस अभ्यास के दौरान इनका हिपोकैम्पस बिल्ड होता है और 2 साल में इनका हिपोकैम्पस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 3 गुना ज्यादा वेल डेवलप्ड हो जाता है। तो कोहॉर्ट की स्टडी शुरू हुई, जो नए लोग अभी इसमें तैयारी में लग रहे थे उनकी स्टडी शुरू हुई और देखने की कोशिश की गई कि बिगिनिंग में हिपोकैम्पस क्या है। देखा गया कि सबका बिगिनिंग में नॉर्मल हिपोकैम्पस है, आपके और मेरी तरह। और जिस दिन उनको लाइसेंस मिला उनका हिपोकैम्पस ग्रो होकर के 8 से 11 मिलीमीटर के बीच हो गया था। नाउ इमेजिन, ये बात कविता के माध्यम से कब हमारे कल्चर में ये बात कही गई थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना? और उसके बाद कहा गया था कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब कुएं से आप रस्सी बांध करके अपना घड़ा या अपनी बाल्टी खींचते हैं और बार बार जब वो रस्सी उस पत्थर से भी गुजरती है तो पत्थर पे भी उस रस्सी का निशान आ जाता है। लेकिन वो मेटाफर था, मामला ये था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जो आदमी आज अपने आप को अनइंटेलिजेंट और अनस्किल्ड मान रहा है वो भी सुजान, स्किल्ड और इंटेलिजेंट हो जाता है। और ये नोबेल प्राइज विनिंग वर्क है। तो डज इट टेल यू समथिंग कि इसका हम अपनी तैयारी में या मैं एज ए टीचर अपने अध्ययन में कैसे इस्तेमाल करूं, है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इधर उधर की सारी बातें कर लो, ठीक है, इधर उधर की सारी बातें कर लो, काम की बात मत सुनो। चलो अपनी अपनी चाहत, जिसको इसकी जरूरत महसूस हुई होगी उन्होंने सुना होगा, जिनको जरूरत नहीं महसूस हुई होगी नहीं सुना होगा, ठीक है। बहरहाल, तो अब क्या है कि ब्रेन में जो स्टेम सेल होते हैं वो मोनोपोटेंट होते हैं, यूनिपोटेंट। मसल में भी स्टेम सेल होते हैं, यूनिपोटेंट होते हैं। हाँ, शरीर के कुछ हिस्सों में स्टेम सेल शायद नहीं होते, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में थोड़े थोड़े स्टेम सेल के पॉकेट होते हैं। तो ये हो गए स्टेम सेल के टाइप्स। चलिए शुरू करते हैं इनकी पुनर्जनन क्षमता के आधार पर। तो सबसे पहला है, और इसकी कोई हिंदी नहीं है इसलिए इंग्लिश में ही ये चलेगा, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स।
शरीर की किसी भी कोशिका की उत्पत्ति को सक्षम। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग any cell of the body, capable of forming any cell of the body। ठीक है, ये होता है जाइगोट तथा उससे प्राप्त कुछ प्रारंभिक कोशिकाएं। जो जाइगोट और उससे प्राप्त कुछ प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, वो सब के सब टोटीपोटेंट होती हैं। मेडिकली इनको आइसोलेट करना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल न के बराबर करते हैं। ये आप लिख लीजिए। चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए इनको प्राप्त करना कठिन, चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए इनको प्राप्त करना कठिन। इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। It is hard to isolate these cells. It is hard to isolate these cells. Therefore, not used so much. Therefore, not used so much for treatment. Not used so much for treatment. Second, pluripotent stem cells, इसका शॉर्ट फॉर्म है PSCs। शरीर की अधिकांश कोशिकाओं की उत्पत्ति को सक्षम। ठीक है, ये शरीर की अधिकांश कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए ये कायदे से सक्षम होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे इंग्लिश में लिख लीजिए, कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल टाइप्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल टाइप्स। इसके नीचे लिखिए, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर treatment purposes, very important for treatment purposes। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? एम्ब्रियो, फीटस, ये दोनों लेस या नॉट यूज्ड हैं। लेकिन और क्या क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड,
काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल। बोन मैरो स्टेम सेल्स में मॉडिफिकेशन करके हम कुछ हद तक प्लूरिपोटेंसी उसमें ला पाते हैं, और एक जो नया अप्रोच है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसको हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। इसको पहले आप लोग लिख लें और फिर हम लोग इसको देखते हैं। डन। ठीक है, अब हम आते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पर। इसको हम कहते हैं IPSCs, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये क्या है? एक ऑर्डिनरी सेल में ये एक ऑर्डिनरी सेल ऑफ द बॉडी है, ठीक है, शरीर की एक सामान्य कोशिका। इसमें हम क्या करते हैं कि एक वायरस के माध्यम से, ये एक वायरस है, ठीक है, एक वायरस के माध्यम से इसमें हम जीन ट्रांसफर करते हैं। ये वायरस आ गया और ये वायरस का जीन इस सेल में ट्रांसफर हो गया, जो कि चला जाएगा न्यूक्लियस में, ठीक है। यहाँ से ये न्यूक्लियस में चला गया, ठीक है। तो वायरस जीन्स का जब सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद ये बन गया हमारा इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। सो ये शरीर की सामान्य कोशिका है और यहाँ पर वायरस के माध्यम से कुछ कुछ विशेष जीनों का प्रत्यारोपण, दूसरे शब्दों में वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, और उसके बाद ये बन गया इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है ना? और जो जीन थे माइक और 3, 4, SOX2, एक और जीन था, मैं देखता हूँ एक मिनट को, मेरे रेफरेंस में भी होगा। अच्छा, KLF4, ठीक है, KLF4, ये थे वो जीन्स जिनको ट्रांसफर किया गया था। बस आपके रेफरेंस के लिए जानना जरूरी है कि अगर कल को कोई ऐसे पूछ दे कि हाल ही में न्यूज में रहे माइक और OCT4 जीन का संबंध इनमें से किससे है,
अब दे देगा किसी बीमारी को पैदा करने वाले वायरस, स्टेम सेल, जीन थेरेपी। तो आपको पता होना चाहिए कि इन जीन के ट्रांसफर से हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं। तो बस इतना अगर नाम पता है तो इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। इस वायरस से सेल को कुछ नहीं होगा। वायरस से सेल को कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पहले भी किया था कि अगर वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो वायरस से डिजीज कॉज करने वाले सारे जीन को हम हटा दें, सो दैट कि बिना डिजीज कॉज किए वायरस आराम से जीन को ट्रांसफर करें। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा। आपने फोटो बना करके इसको समझ तो लिया पहले ही, अब इसके डिस्क्रिप्शन को लिखने की शुरुआत कीजिए। पहले हिंदी में मैं बोल देता हूं, फिर आप इंग्लिश में इसको लिखिएगा। पहले हिंदी में। बायोटेक्नोलॉजी की एक नई तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी की एक नई तकनीक जिसमें कुछ विशेष जीनों को प्रविष्ट करा के, जिसमें कुछ विशेष जीनों को प्रविष्ट करा के एक सामान्य कोशिका को स्टेम सेल में बदला जाता है। एक सामान्य कोशिका को स्टेम सेल में बदला जाता है। इसके नीचे इंग्लिश में लिखिए। A biotechnological method, a biotechnological method in which in which a normal cell can be transformed into, in which a normal cell can be transformed into a stem cell. A normal cell can be transformed into a stem cell. ठीक है। और ये डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 2012 का। एक जापानीज साइंटिस्ट थे, शिन्या यामानाका, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेम्स गर्डन। ठीक है। So 2012 Nobel Prize for Physiology or Medicine was given to Shinya Yamanaka and James Gordon for their discovery of induced pluripotent stem cell and how to make induced pluripotent stem cells. So for their invention of iPS cell production method. ओके। और अब हम एक ड्राइंग देखेंगे, जिस ड्राइंग के थ्रू अब हम समझने जा रहे हैं कि स्टेम सेल के एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या हैं। और ये ड्राइंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। जैसे क्लास का बोर्ड वर्क शेयर करता हूं, तो ये ड्राइंग भी शेयर कर लूंगा। चलो,
ये थोड़ा सा देखो, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा। पोटेंशियल यूज ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। और पोटेंशियल यूज का मतलब है कि स्टेम सेल में हमें भी पता है कि स्टेम सेल रीजनरेट करके नए सेल्स बनाते हैं। स्टेम सेल्स रीजनरेट करके नए सेल्स बनाते हैं। तो नए सेल्स, ठीक है, नए सेल्स को बना करके हम कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो जरा इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, और ये हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। शुरू करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। बोन मैरो में स्टेम सेल होता है, लेकिन अगर स्टेम सेल ही फॉल्टी हो जाए तो उससे ब्लड के कैंसर होने की संभावना होती है। ब्लड के कैंसर का एक बहुत पुराना से मतलब है लगभग पिछले 35 साल 40 साल से चलता आ रहा एक मेथड, जिसमें हम बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इससे कई तरह के ब्लड कैंसर का, व्हाइट ब्लड सेल के कैंसर का, रेड ब्लड सेल के कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। जब हमारे हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल डेड हो जाते हैं तो हम बॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है। एज के साथ कई बीमारियों की वजह से, कई दवाओं की वजह से ये बॉल्डनेस हो सकती है। स्टेम सेल आज की डेट में ये पॉसिबिलिटी देता है कि बॉल्डनेस का एक परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए। इसी तरह से कई तरह के ब्लाइंडनेस का, कई तरह के डेफनेस का, ठीक है, फिर कई तरह के मसल के और नर्व के डिजीज का, जैसे कि एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये नर्व की एक डिजीज है जिससे कि आपके मसल्स जो हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल जाता रहता है। तो यहाँ पे फिर हार्ट अटैक के दौरान अगर हार्ट को डैमेज पहुंचा, हार्ट अटैक हुआ, वो व्यक्ति सरवाइव कर गया, लेकिन बावजूद उसके, चूंकि उसका हार्ट अब डैमेज हो चुका है, तो हार्ट के उस डैमेज्ड हिस्से को ठीक करने के लिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों की विकृति, कई तरह के डायबिटीज, खासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज के लोगों में इंसुलिन बनाने वाली सेल्स खत्म हो गई होती हैं, तो क्या उन सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। कुछ तरह के कैंसर जिसकी चर्चा यहाँ हो चुकी है। इसके अलावा ब्रेन को पहुंची हुई कई तरह की इंजरी, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से हो, किसी चोट की वजह से हो, या बचपन के किसी जिसको इनबॉर्न डिफेक्ट कहते हैं, कि जिस डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा होता है, तो इनबॉर्न डिफेक्ट की वजह से लर्निंग डिफेक्ट, और ओल्ड एज में अल्जाइमर और पार्किंसन, इन सब के लिए स्टेम सेल की ट्रीटमेंट की जा सकती है। कुछ ट्रीटमेंट लैब के लेवल पे हैं, कुछ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के लेवल पे आ चुके हैं। इसी तरह से अगर कोई टूथ ग्रो ही ना करे, तो वो भी कई तरह के वुंड की हीलिंग, चाहे वो जलने से हुई हो या वो चोट लगने से हुई हो वगैरह, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बताया ही हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी स्टेम सेल काम आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो जाता है, स्टेम सेल के थ्रू उसको भी रीजनरेट कराया जा सकता है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में हम शरीर के इम्यून सिस्टम के सेल्स को रीजनरेट करके और उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो लंबी कहानी का सारांश ये है कि स्टेम सेल कई तरह की ऐसी बीमारियां जिनको लेकर के हम आज तक श्योर थे कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्टेम सेल उनके ट्रीटमेंट की एक होप देते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल रीजनरेटिव थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम इसके आगे बस एप्लीकेशन में ये लिख दें कि कई प्रकार के रीजनरेटिव ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है
इसी पेज के बाद मैं वो वाला डायग्राम इंसर्ट कर दूंगा, जिससे कि जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल्स को समझाए थे। ठीक है, तो ये हो गई चर्चा स्टेम सेल की। और हमारे कंट्री में स्टेम सेल जो है उसको लेकर के 2017 में आईसीएमआर का एक गाइडलाइन आ चुका है। आईसीएमआर कहता है कि स्टेम सेल पर जो टेक्निक्स ऑलरेडी प्रूवन हैं, जिनको आईसीएमआर ने अप्रूवल दे रखा है, उन टेक्निक्स को आप क्लिनिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पे कॉर्निया के रीजनरेशन के लिए, जॉइंट में कार्टिलेज के रीजनरेशन के लिए, स्किन को जो इंजरी होती है उसके रीजनरेशन के लिए, और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के लिए। बाकी के जो हैं उनको आप एक्सपेरिमेंट के लेवल पे ही कंडक्ट कर सकते हैं। और जब भी इसको आप किसी पेशेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेशेंट के फैमिली मेंबर से या पेशेंट से आपको ये कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो हमारे कंट्री में क्लिनिकली अप्रूव स्टेम सेल की 4 ट्रीटमेंट्स हैं। बाकी की सारी ट्रीटमेंट को अभी हम एक्सपेरिमेंट के लेवल पे रखते हैं। तो इंडिया में इसका रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में इसका विनियमन क्या है? 2017 guidelines on stem cells based experiments and therapy। ठीक है, तो 2017 का ये गाइडलाइन है ऑन स्टेम सेल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड थेरेपी। थेरेपी में क्या क्या इंक्लूडेड है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, स्किन रीजनरेशन, क्योंकि इस पे सक्सेस रेट अच्छा खासा है, वो है कॉर्नियल रीजनरेशन पे अच्छा खासा है, और लास्ट है कार्टिलेज रीजनरेशन। कार्टिलेज रीजनरेशन का मतलब है कि जो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से वो आराम से मूव करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। बाकी सब जो है शेष सभी, वो सब एक्सपेरिमेंट के दायरे में आते हैं। दैट मीन्स कि अगर बाकी कोई भी स्टेम सेल का काम आप कर रहे हैं, तो आप पेशेंट को बता के करेंगे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम आपको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि जब ट्रीटमेंट के सारे अप्रोचेस खत्म हो जाएँगे, जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब आप पेशेंट को ये ऑप्शन दे सकते हैं, और देखिए कि पेशेंट तैयार है या नहीं है। अगर पेशेंट उस स्थिति में नहीं है, तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स तैयार हैं कि नहीं है। अगर नहीं तैयार हैं, तो नहीं दिया जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट से एक और चीज़ होता है कि जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल जो एक कह लो कि अनाप-शनाप चार्ज करते हैं कि ये स्टेम सेल की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर है कि आप उसको ट्रीटमेंट का नाम नहीं देंगे। अगर ये 4 में से कुछ और 4 के अलावा कुछ और है, तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेरिमेंट कहेंगे, और फिर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या पैसे लिए जाएँ, पेशेंट हामी भरता है, नहीं भरता है। तो ये इंडिया में इसका रेगुलेशन है। आई होप कि ये पार्ट अब हम लोगों का क्लियर हो गया है। एक बार क्वेश्चंस देख लें।
सर प्लीज साइड। ओके, साइड तो हो ही जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं थोड़ा सा जीन थेरेपी को ढूंढ लूँ आप लोगों के लिए। अरे अचानक से चैट क्यों बंद हो गया? आई होप कि क्लास तो चल ही रही है ना अभी। चैट बंद हो गई। वैसे चैट में कुछ खास उल्लेखनीय बात हो नहीं रही थी, आपस में ही लड़ाई हो रही थी, और कुछ बच्चे जो है सो काफ़ी इनडिसिप्लिन तरीके से बिहेव भी कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा, मैंने ऐप को लॉन्च कर लिया है जस्ट टू मेक श्योर कि अगर मेरे एंड पे कोई चैट नहीं चल रही है, चलो चैट तो ऑन हो गया। लेट्स स्टार्ट विद जीन थेरेपी। आज टाइम है हम लोगों के पास अगले आधे घंटे का, और क्योंकि आपकी अगली क्लास जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आजकल 1 बजे शुरू हो रही है, 12:30 वाली क्लास अभी नहीं चल रही है आप लोगों की, तो आई सपोज कि टाइम तो है ही, तो हम लोग कर लेते हैं। इसको कहते हैं जीन आधारित चिकित्सा। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जीन थेरेपी है क्या, फिर हम देखेंगे कि जीन थेरेपी की एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, तीसरा देखेंगे कि जीन थेरेपी के टाइप क्या हैं, चौथा देखेंगे कि जीन थेरेपी के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या रही है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले व्हाट, कि जीन थेरेपी क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि जीन थेरेपी क्या है, तो ये एक अप्रोच है मेडिकल ट्रीटमेंट का, जिसके थ्रू हम सिंगल जीन डिफेक्ट पर आधारित डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां, और ऐसी बीमारियों की कमी नहीं है, तो कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें एक किसी खास जीन के डिफेक्ट की वजह से उन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो उस सिंगल जीन डिफेक्ट वाली बीमारी से डील करने का ये एक तरीका है। कैसे इसमें हम काम करते हैं? तो इसमें जिस जीन के डिफेक्ट से ये बीमारी हुई है, उस जीन के डिफेक्ट के बदले हम एक उस जीन की एक नई कॉपी हम बॉडी के उन सेल्स में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम बॉडी के कुछ सेल्स में एक सेफ वायरस के जरिए, वायरस सेफ का मतलब क्या है कि उससे डिजीज पैदा करने वाली बीमार वाले जीन्स को हटा दिया गया है, तो कुछ सेफ वायरसेस के जरिए अब हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे उस शरीर की उन कोशिकाओं में उस जीन को भेजते हैं जिस जीन की कमी से वो डिजीज हो रही है। अगर मान लो कि वो जीन की कमी से वो डिजीज नहीं हो रही है, बल्कि वो डिजीज का रीजन ये है कि कोई जीन गलत तरीके से काम कर रहा है, इसलिए तब उस जीन को हम साइलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो भी मॉलिक्यूलर अप्रोच हमारे पास है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करते हुए, अगर मान लो कि किसी जीन के काम की कमी की वजह से कोई डिजीज है, तो जीन की एक सक्रिय कॉपी बॉडी के उन सेल्स में भेज दी जाए जहां पे उसकी ज़रूरत है, या अगर किसी जीन के गलत तरीके से काम करने की वजह से डिजीज है, तो उस जीन को इनएक्टिव कर दिया जाए। जैसे कई तरह के कैंसर में
ऐसा करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं जीन थेरेपी। तो क्या है? एक चिकित्सकीय अप्रोच जिसमें एक जीन की कमी या त्रुटिपूर्ण उत्पन्न रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको लिखिएगा, इट इज एन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज एन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इन विच it is an approach of treatment in which a disease arising out of a disease arising out of lack of function or defective function, a disease arising out of lack of function or defective function of a single gene is treated, of a single gene is treated। ठीक है, तो एक ऐसा अप्रोच जिसमें एक जीन के काम की कमी या एक जीन के त्रुटिपूर्ण कार्य से उत्पन्न रोग का इलाज किया जाता है, जिसमें जीन की एक सक्रिय कॉपी का ट्रांसफर किया जा सकता है या त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहे जीन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर कैंसर कोशिकाओं का जीन प्रत्यारोपण के द्वारा उन्मूलन की जाती है, कोई एक तीनों में से। ठीक है, डिपेंड करेगा उस डिजीज पर जिसको कि ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें से कोई एक अप्रोच ली जा सकती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाई। नंबर वन, ट्रांसफरिंग अ फंक्शनल कॉपी ऑफ द जीन बाई transferring a functional copy of the gene. Number two, inactivating a faulty gene, inactivating a faulty gene, एक ऐसा जीन जो फॉल्टी है, जो काम ठीक नहीं कर रहा है, तो inactivating a faulty gene। And third, elimination of cancerous cells,
elimination of cancerous cells by gene transfer. By gene transfer. ठीक है, तो ये हो गई क्या है जीन थेरेपी। अब एक शॉर्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री जो सबसे पहला सफल प्रयोग था वो यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, ठीक है, यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ में डॉक्टर फ्रेंच एंडरसन ने एक डिजीज की ट्रीटमेंट निकाली थी जिसको हम कहते हैं एडीए SCID। इस डिजीज से एक छोटी सी बच्ची जो श्रीलंकन मूल की थी वो पीड़ित थी, और जिस बच्चे को ये डिजीज होती है वो एक खास जीन की कमी की वजह से होती है, और उस जीन का नाम है एडिनोसाइन डी एमिनेज, ADA। और जब बच्चे को एडिनोसाइन डी एमिनेज की वजह से की कमी से ये डिजीज होती है तो बच्चे को हो जाती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब कि बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है वो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो बच्चा कभी भी बहुत गंभीर तरीके से इन्फेक्ट हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, और जो एक नॉर्मल इन्फेक्शन जो आपके और हमारे लिए नॉर्मल है उस बच्चे के लिए वो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बन जाएगी। ऐसे बच्चों को बबल बेबी कहते हैं। बबल बेबी का मतलब कि जैसे एक बुलबुले में उनका एग्जिस्टेंस है, कि बुलबुले में एक पिन चुभा दो और वो बुलबुला फट जाएगा, तो इसको हम बबल बेबी कहते हैं। ठीक है, और ये है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर का मतलब है बहुत गंभीर, कंबाइंड का मतलब है कि कई तरह के फैक्टर के मिलने से, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। ठीक है, तो उन्होंने एक श्रीलंकन मूल की बच्ची का एमिनोसाइन डी एमिनेज जीन की कमी की वजह से उत्पन्न सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को सक्सेसफुली ट्रीट किया था। इस बात के भी कई साल हो गए हैं, और आज भी वो बच्ची अब बड़ी हो गई है और वो जाहिर है बहुत ही हेल्दी लाइफ, नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हैं। ठीक है, तो SCID का मतलब होता है एडिनोसाइन डी एमिनेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ADASCID। तो ये एक डिजीज थी, और ऐसे ये बच्चों में होती है क्योंकि जनरली इस डिजीज से जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो कभी भी टीनेज तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक कोई ना कोई इन्फेक्शन उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बन चुका होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बबल बेबी सिंड्रोम। ये कब हुआ था? तो ये 1990 के दशक में ये हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द डिकेड ऑफ 1990 in the National Institutes of Health of USA, Dr. French Anderson, he treated the disease called ADA-SCID, that is adenosine deaminase severe combined immunodeficiency. The kids who have it
उनको हम बबल बेबी कहते हैं और इस डिजीज को हम बबल बेबी सिंड्रोम कहते हैं। 2007 में अमेरिका के जो अमेरिका का जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इस ट्रीटमेंट के अप्रोच को अप्रूवल दे दी। तो मतलब कि 2007 से अमेरिका ने इसको अप्रूवल दे रखा है। धीरे धीरे दुनिया के दूसरे कंट्रीज ने भी अप्रूवल दिए। जाहिर है ये देखते हुए कि किस तरह की जीन थेरेपी दी जा रही है, किस डिजीज के लिए और अप्रोच क्या है। तो मोर और लेस जीन थेरेपी जो है वो दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में और जो साइंटिफिकली अच्छे प्रोग्रेस किए हुए कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, तो वहां पर जीन थेरेपी को परमिशन दी गई है। ठीक है, तो इट वाज अप्रूव्ड। इट वाज अप्रूव्ड इन 2007 बाय यूएसए। ठीक है, और भारत में 2012 से ये स्वीकृति प्राप्त है। तो 2012 से इंडिया में भी जीन थेरेपी को परमिशन मिली हुई है और एशिया में इंडिया का जो रैंक है आज की डेट में वो नंबर 3 है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया जापान को ओवरटेक करके नंबर 2 पे चला जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों ने लिख लिया। यस, अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पर। जीन थेरेपी के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और एक को हम कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का मतलब है कि शरीर के रोगग्रस्त कोशिकाओं पर लक्षित थेरेपी। कि जो जीन थेरेपी हैं जो शरीर की रोगग्रस्त कोशिकाओं जो हैं उन पर टारगेट करती हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसके लंग्स की कोशिकाओं पर जीन थेरेपी दी जाए तो उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। इसका मतलब है कि अगर ये जीन थेरेपी सक्सेसफुल रहती है तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो अगले जनरेशन में वो जेनेटिक डिफेक्ट दोबारा दिखेगा और अगले जनरेशन को भी जीन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, जहां पे शरीर के रोगग्रस्त कोशिकाओं पर आप टारगेट करते हुए जीन थेरेपी करते हैं। और ये है, अगर मान लो इसको 1 और 2 कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के साथ साथ, मतलब कि वो तो किया ही हमने। ठीक है, 1 तो किया ही ताकि जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक हो जाए, लेकिन 1 के साथ साथ युग्मक मतलब कि गैमीट बनाने वाली कोशिकाओं में भी वाली सेल्स में भी
जीन थेरेपी। ठीक है? कि 1 में तो हमने जीन थेरेपी की ही की कि ताकि जो व्यक्ति इस डिजीज़ से प्रभावित है, वो ठीक हो जाए। लेकिन साथ ही साथ हमने 2 में भी जीन थेरेपी की। 2 का मतलब है कि जो गैमीट बनाने वाले सेल्स हैं, उनमें भी जीन थेरेपी की ताकि ये डिफेक्ट अगले जनरेशन में ना जाए, अगली पीढ़ी में ये डिफेक्ट ना जाए। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। इट टारगेट्स, ये वाला ट्रांसलेट कर रहे हैं, ओनली द इट टारगेट्स ओनली द अफेक्टेड सेल्स ऑफ द बॉडी। It targets only the affected cells of the body. ठीक है, पहले वाले को ट्रांसलेट कर दिया। इट टारगेट्स ओनली द अफेक्टेड सेल ऑफ द बॉडी। दूसरे वाले को ट्रांसलेट कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अप्रोच, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अप्रोच, पहला अप्रोच क्या था? टारगेट द सेल्स विच आर अफेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अप्रोच, ऑल्सो अप्लाई जीन थेरेपी, ऑल्सो अप्लाई जीन थेरेपी in the cells which make, also apply gene therapy in the cells which make gametes, which make gametes. which make gametes. अब क्या है कि somatic cell gene therapy, it treats the patient, but it does not remove the disease from the next generation. राइट? और जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, GLGT, it removes the disease from the next generation. ठीक है, तो वो फायदा तो है, लेकिन क्या है? इट इज बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। हिंदी में ट्रांसलेट कर दें। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी सिर्फ रोगी का उपचार कर पाता है, लेकिन भावी पीढ़ियों से बीमारी की संभावना को नहीं हटा पाता। ठीक है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी सिर्फ रोगी का उपचार कर पाता है, पर भावी पीढ़ियों से बीमारी की संभावना नहीं हटा पाता। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। जर्म लाइन जीन थेरेपी की हिंदी। यह भावी पीढ़ियों से भी यह भावी पीढ़ियों से भी बीमारी की संभावनाओं का उन्मूलन करता है। यह भावी पीढ़ियों से भी बीमारी की संभावनाओं का उन्मूलन करता है। ये हो गया क्या? जर्म लाइन जीन थेरेपी। अच्छा, ये बैन है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रतिबंधित, ये लिख लो, पूरे विश्व में प्रतिबंधित। अब पूरे विश्व में प्रतिबंधित क्यों है? पूरे विश्व में प्रतिबंधित इसलिए है कि इसका मिसयूज काफी हो सकता है। जब आप जर्म लाइन के सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप डिजीज वाले डिफेक्ट को ही दूर करें। आप नॉन डिजीज जेनेटिक ट्रेट्स को, जेनेटिक प्रॉपर्टीज को भी आप मॉडिफाई कराने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे मेरी काली आंखें नहीं अच्छी लगती, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की आंखें नीली हों।
जीन्स पहचाने हुए हैं, मैं वो करा सकता हूँ। और जैसे-जैसे फंक्शंस जीन के पता चलते जाते हैं, ये संभावनाएँ, जो मिसयूज़ की संभावनाएँ हैं, वो संभावनाएँ बढ़ती चली जाएँगी। और चूँकि बढ़ती चली जाएँगी, तो ये नेचुरल है कि ये लास्टली वो ट्रांसजेनिक ह्यूमन के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ने जो डिसीजन लिया है, वो ये कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी चलने दो, जिससे कि जो अफेक्टेड पर्सन है, उसको उसकी जेनेटिक डिजीज़ से मुक्ति मिले। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, उसको कोई परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन को अगर डिजीज़ होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब आपने ये रास्ता खोल दिया, तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया में बैंड है। ये पूरी दुनिया में बैंड है, ठीक है? तो अब टाइम की कमी से लास्ट वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं। कल की क्लास की शुरुआत में 15-20 मिनट में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। कल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को फिनिश करेंगे। क्रिस्पर करेंगे, 3 पेरेंट बेबी करेंगे, वैक्सीन डेवलपमेंट करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स इस तरह से हम लोग फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है? तो अब बस इतना ही। अब बाकी की चीज़ें जीन थेरेपी को लेकर के कल हम लोग बायोटेक फिनिश करके तब दिवाली की छुट्टी पे प्रोसीड करेंगे। गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।